हम लोग अपने YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेटर्स बूस्टर पर आज फिर से भूगोल के एक नए सीरीज को लेकर के उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर। आज हम लोग इस टॉपिक पर फोकस करेंगे और आप लोगों को इस टॉपिक पे आज तक जितनी भी बार आपने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ आपको दिक्कत जरूर आता होगा। तो आज हम लोग संकल्पना के दृष्टिकोण पे, कंसेप्ट के दृष्टिकोण से आज हम लोग चाहेंगे कि हम लोग मिल करके प्रयास करें ऐसा कि इस टॉपिक के जो भी समझने वाले मतलब हिस्से हैं उसको हम लोग आज यहाँ पर ठीक है अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक अगर देखा जाए तो इसमें नोट करने का गुंजाइश थोड़ा सा कम है ना। इसमें ज्यादा गुंजाइश क्या है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहीं पे समझ लेना है, ठीक। और हम लोग को समझना, आप लोग को बार बार इस वीडियो को पॉज करके देखना है और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगेगा वो मैं नोट कराता चलूंगा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अक्षांश एवं देशांतर को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अक्षांश को लेटीट्यूड भी कहा जाता है और देशांतर को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसे भौगोलिक निर्देशांक भी कहते हैं। कहीं पे अगर आप लोग को मिल जाए भौगोलिक निर्देशांक, भौगोलिक निर्देशांक जैसा कोई चीज अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोगों को समझ लेना है कि हमें अक्षांश और देशांतर के विषय में ही हमारे साथ बातचीत किया जा रहा है। या ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है इसको, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से अगर यहाँ पर पूछूं कि बताइए कि ये बताइए कि इस मैप पर, ठीक है, इस मैप पर, ठीक है, आपको ये बताना है कि किसी स्थान को खोजना है अगर, ठीक है, किसी स्थान को ड्रॉ करना है। जैसे मान लीजिए कि 39 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री क्या वेस्ट, इसको अगर करना है तो कैसे लोकेट करेंगे हम। सबसे पहले तो ये चीज है। तो अगर ऐसे मैं पूछूं, कोई पूछ दे आपसे ऐसे कि बताइए कि यहाँ पर यूएसए की राजधानी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी कहाँ स्थित है। ये तो बहुत बड़ा स्फेयर हो गया, बहुत बड़ा मैप है, आप कैसे इसको बता पाइएगा। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट बता दिया गया, कोऑर्डिनेट निर्देशांक, मतलब कि ये जो है जहां पर एन लगा है, ठीक है, 39 डिग्री एन मतलब नॉर्थ, तो ये 0 डिग्री से ऊपर हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। और 0 डिग्री के इस तरफ हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। आप लोग घबराइए मत, अभी मैं केवल बात बता रहा हूँ, नमूना दिखा रहा हूँ। तो 39 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो देखिए तो हम चले 39 डिग्री नॉर्थ पे, तो देखिए यहां से हम ऊपर की ओर चलेंगे तो नॉर्थ आएगा और 77 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट इधर है। तो 77 डिग्री मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ मान लीजिए कि कहीं पे 77 डिग्री है और ये 40, तो ये है, तो ये वाशिंगटन डीसी की मान लीजिए कि एक स्थिति है। तो हम लोगों ने इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसको हमने मैप पे ड्रॉ किया और हमें उस जगह की सटीक स्थिति के बारे में पता चल गया। तो ये महत्व है अक्षांश और देशांतर का, ठीक है। उसमें एक बात और आपको समझना है कि अक्षांश जो है और देशांतर जो है आज के युग में और अधिक जरूरी हो गया है, क्योंकि आज मान लीजिए कि हम जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जीपीएस, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसी कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी जो वायु सेना है, एयरफोर्स है, ठीक है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर हम खुले हुए सागर में, ओपन सी में, ठीक है, ओपन सी, इसमें हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी इस पूरे सिस्टम का यूज किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी तरीके से मान लीजिए मिसाइल लॉन्च करना है या किसी तरीके से जो वेपन्स जो लॉन्च किए जाते हैं बहुत लंबी दूरी के, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट्स का बहुत अधिक महत्व है। तभी तो देखते हैं कि आज
वैश्विक स्तर पे देखिए एक कैसा युद्ध का माहौल है, और हर एक देश का एयरफोर्स क्या है, रात में जाकर के बॉम्बिंग कर देता है। तो वो कैसे बॉम्बिंग करता है, वो सटीकता से एक ही शहर पे, वो भी एक ही शहर के साथ साथ एक बस्ती पे, एक खास लोगों के ठिकाने पे। तो वो सब चीजों में इसका इस्तेमाल, इस टेक्नोलॉजी का इसका बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका महत्व तो समझ लिया होगा। अब आगे चलिए। ठीक है मित्रों, देखिए अक्षांश और देशांतर दो चीज होता है। हम लोगों को, आप लोग कई बार देखे होंगे कि एक ये हमारा प्यारा, सुंदर और सबसे अद्भुत वंडरफुल अर्थ, ठीक है, जो सभी सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, और अद्भुत भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी बातें आप लोगों के यहाँ इस पे काफी दिखाई पड़ी हैं। कुछ इस तरीके की चीजें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाला चीज। ठीक है, ये ये ठीक है, इस तरीके की चीजें, फिर से ऐसी चीज, ऐसी, ये ऐसा डायग्राम आपने अक्सर एटलस वगैरह में देखा ही होगा, है ना। कोई नया चीज तो नहीं है, तो कोई नया चीज तो आपको लग नहीं रहा है। तो ये जो चीज है ना, ग्रिड है, एक ग्रिड नुमा संरचना दिखा ना, जाल, जैसे लग रहा है जाल बना हुआ है, पिंजड़ा बना हुआ है। तो ये जाल नुमा जो संरचना है ना, यही है अक्षांश और देशांतर का निरूपण। ठीक है, अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को जब एक साथ हम ग्लोब पे दिखाते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही बनता है। ठीक है, और जब आप वाल मैप पे दिखाएंगे ना, ऐसे, ये वाल मैप हो गया ये, तो इसमें भी ऐसा ही होता है मित्रों। ये 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ से ये 0 डिग्री, ठीक है, और ये आप ऐसे चले जाइए ऊपर, ऐसे चले जाइए ऊपर। बहुत ही प्रारंभिक स्तर से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जो है ना, इसको एकदम बिल्कुल बोझ मत लीजिए। ठीक, आप लोग को तो बस समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाली है। जो भी समझने वाला चैप्टर है, मैं सारे चीजों को समझाऊंगा, फैक्ट को नोट कराऊंगा। बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ध्यान देते चलना है, और अपना नोट्स तैयार करना है, रिवीजन करना है, याद करना है, और साथ साथ कंटिन्यूटी बनाए रखना है। चैनल को फॉलो करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और लाइक भी करना है। तो ये है। तो इस तरीके से देखिए, जब इसको मैं बीच से खोल दूंगा तो ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों सेम चीज है। ठीक, तो ऐसे आप लोग को आज मैं बता देता हूं कि एक एटलस आप लोगों को हमेशा अपने साथ रखना है। ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, इसके बिना भूगोल की पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। एटलस आप लोगों को ले लेना है बिल्कुल, आप कोई भी एटलस ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग मैं तो कहूंगा कि आप लोग लीजिए एटलस। कई तरह के एटलस बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन आप लोग सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कौन सा आप लोग लें तो ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश वाला ले लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एटलस, स्कूल ऑक्सफोर्ड नाम है, स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस, यही है ना, स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस। ठीक है, ये बहुत अच्छा एटलस है, बहुत बढ़िया एटलस है। इंग्लिश में लीजिएगा, हिंदी वाला भी आप लोगों को किताब वाला दे देगा, आप लोग इंग्लिश वाला ही लीजिएगा। ठीक है, स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस। अगर किसी के पास में ब्लैक स्वान हो, ठीक है, अगर किसी के पास में पहले से ब्लैक स्वान हो, ठीक है, या फिर टीटीके हो, कोई भी हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर जिसके पास नहीं है, वो तो बस इसी को खरीदेंगे और कोई एटलस नहीं रखना है। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि ऐसा आप लोग ग्लोब पे देखे होंगे संरचना, ऐसे आप लोग मैप पे संरचना देखे होंगे। तो ये कुछ और नहीं है, जो ग्रिड नुमा संरचना है, ये अक्षांश और देशांतर को जब एक साथ हम दिखाते हैं ना, तो ऐसा ही दिखता है। अब इससे क्या होता है, किसी भी जगह को आप खोजना चाहें तो बहुत आराम से खोज सकते हैं। दोस्तों, ये सब जो भी एटलस पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो बना हुआ ग्लोब पे, एटलस पे, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को दिखाया गया है। तो ये सब क्या है जानते हैं, ये कार्टोग्राफी का एक पार्ट है। इसको क्या कहते हैं, इस तरह के सारे वर्क को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, ठीक है, कार्टोग्राफी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्ट है कार्टोग्राफी। देखिए ये क्या है ना कि जो ग्रीक भूगोलवेत्ता थे वो लोगों का काफी योगदान है इस फील्ड में। एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता का नाम आता है हिप्पार्कस। मैं लिख देता हूं, कौन? हिप्पार्कस। आप लोग याद रखिएगा, हिप्पार्कस। हिप्पार्कस महोदय जो थे वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे इस तरीके के भौगोलिक जो मतलब कि इस स्थानों को प्राप्त करने के लिए जो भौगोलिक निर्देशांक के अक्षांश और देशांतर को जो हम निरूपित करते हैं एक सादे पेज पर, ठीक है, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने इस एक तरह से कहिए कि ये उसके पिता भी कहे जा सकते हैं, या फिर मतलब इनका योगदान जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप यही ये इससे ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनका काफी योगदान है इससे। आगे तो और हम लोग पढ़ेंगे, टॉलमी महोदय भी थे मैप बनाने में, लेकिन मैं केवल बात कर रहा हूं अक्षांश और देशांतर के रेखाओं के निरूपण के लिए, तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तब आगे बढ़े हम लोग, चलिए ठीक है आगे बढ़ा जाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं हम लोग। ज्योग्राफी का प्रारंभ हो चुका है मित्रों। हम लोगों ने पृथ्वी का जन्म भी कराया, पूरे सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ वो भी हम लोगों ने करा लिया, ठीक है। आइए अब पहला टॉपिक उठाते हैं, अक्षांश। आज हम लोग अक्षांश खत्म करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग देशांतर देखेंगे अपने आने वाली कक्षाओं में। तो अक्षांश या लैटिट्यूड, ठीक है। अक्षांश क्या होता है? तो देखिए अक्षांश सरल शब्दों में कहा जाए तो अक्षांश क्या है? पूरे ग्लोब पर, ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए ग्लोब जो है ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब क्या होता है? ये वास्तविक नमूना है हमारे वास्तविक पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी का वास्तविक नमूना ग्लोब कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का वास्तविक नमूना ग्लोब कहलाता है। ये वास्तविक नमूना का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि ये शब्द एनसीईआरटी का है, 6th क्लास का। तो वास्तविक नमूना का अर्थ ये होता है कि जैसे ये है ग्लोब, अगर मैं कहूं कि ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, और ये ए हो गया, और अगर मैं कहूं कि पृथ्वी ये है, ठीक है, तो ये बताइए कि कौन सा बात सच होगा? ये सच होगा बी, क्योंकि ये वास्तविक नमूना है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका मतलब यही है कि पृथ्वी का वास्तविक नमूना ग्लोब कहलाता है। तो ये ग्लोब पे हम लोग अगर देखें तो लेटिट्यूड का अर्थ जो होता है वो है, ये अक्षांश जो है, अक्षांश नोट कीजिएगा, अक्षांश एक कोणीय दूरी है, अक्षांश एक कोणीय दूरी है, ठीक है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींचा जाता है या खींची जाती है। दोस्तों कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस भी होता है, आप लोग को नजरअंदाज करना है।
ठीक है। छोटे मोटे डिस्टर्बेंस को अगर नजरअंदाज नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि जीवन में बहुत छोटे बड़े समस्याएं आती रहती हैं, तो हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, रुकना नहीं है। अक्षांश एक कोणीय दूरी है। पहला बात, एक एक वर्ड को तोड़ के मैं समझा रहा हूं आज आपको। अक्षांश एक कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी है जिसे पृथ्वी के केंद्र से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती है। इसका मतलब क्या है, अब हम लोग उसको यहां से समझेंगे। तो देखिए, ये पृथ्वी का केंद्र है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ठीक। अब देखिए, यहाँ से कोणीय दूरी लिए, मान लीजिए कि यहाँ से हम यहाँ मिला दिए ये, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री। ये 0 ही डिग्री होगा ना, क्योंकि देखिए ये लाइन जो सरल रेखा होती है, जो सिंपल लाइन, लीनियर लाइन होता है, तो लीनियर लाइन 0 डिग्री को शो करता है, ठीक है। तो 0 डिग्री हो गया। तो अब इस 0 डिग्री को लेकर के, मेरे पास ग्लोब तो है नहीं, पूरा 2 डायमेंशनल फिगर है, तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास अगर ग्लोब होता, तो मान लीजिए कि जैसे ये है, ठीक है, तो यहां से मैंने 0 डिग्री, इसके केंद्र से मैं अगर यहाँ से अंदर से 0 डिग्री लाऊं और इसके बाहर सरफेस तक लाऊं और फिर एक सर्कल बना दूं इसके ऊपर, ये सर्कल, एक वृत्त बना दूं, ठीक है, तो ये पूरा वृत्त क्या होगा, 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। तो देखिए, ये 0 डिग्री है। अब यहां से मैंने एक पूरे ग्लोब पे एक मैंने सर्कल खींच दिया, ये वृत्त खींच दिया, तो ये 0 डिग्री हो गया। फिर इसी तरीके से मैंने 10 डिग्री का एंगल लिया, यहां से पृथ्वी के केंद्र से 10 डिग्री का एंगल लिया। अब 10 डिग्री का एंगल मैंने नाप करके एक मैंने और बना दिया, क्या, सर्कल। तो ये 10 डिग्री क्या हो गया, लेटीट्यूड हो गया, अक्षांश हो गया। आगे और चले हम लोग, तो मान लीजिए कि ये 20 डिग्री हो गया, टोटल मिलाकर के 20 डिग्री। तो 20 डिग्री को एक मैंने पूरा पूरा एंगल लेकर के एक मैंने सर्कल बना दिया पूरे ग्लोब पे, तो ये हो गया 20 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 10 डिग्री का यहां से हम लोग ले लिए ये, ठीक है, नीचे की ओर 10 डिग्री का एक और एंगल हम लोगों ने बना लिया, और इसको बना करके हम लोगों ने एक ग्लोब पर एक हम लोग सर्कल बना दिए, तो ये 10 डिग्री का एक और बन गया हमारा लेटीट्यूड। फिर हम लोगों ने 20 डिग्री का लिया, ये टोटल 20 डिग्री का यहां लिया, तो ये बना दिया। तो इस तरीके से कोणीय दूरी का मतलब यही हुआ, यही है कोणीय दूरी का मतलब। कोणीय दूरी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे फिर से एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक मेरा ग्लोब है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक। तो मैंने क्या किया कि मैंने मान लीजिए कि यहां से मैंने 40 डिग्री का, या फिर मान लीजिए कि मैं यहां से 60 डिग्री का एक एंगल जैसे मैंने ले लिया, ठीक, ये 60 डिग्री का एक एंगल ले लिया मैं, ठीक। और 60 डिग्री का एक एंगल मैं यहां से केंद्र से, देखिए केंद्र से मैं 60 डिग्री का एक एंगल ले लेता हूं, ये 60 डिग्री का एंगल ले लिया, और इसको लेकर के मैं ग्लोब पर एक वृत्त खींचूंगा, क्या, वृत्त, ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अक्षांश। कौन सा अक्षांश, 60 डिग्री का अक्षांश। क्यों, क्योंकि केंद्र से मैंने कोणीय दूरी नापी है, कोणीय दूरी का मतलब 60 डिग्री का कोण बना करके एक मैंने अक्षांश खींचा, तो ये 60 डिग्री का अक्षांश कहलाएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं और आप लोग को देता हूं, ताकि ये संकल्पना बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो यहीं पे, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये कोणीय दूरी ही लोगों को समझ में ठीक से नहीं आती है। फिर से देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है। मैंने कहा कि ये सेंटर पॉइंट है, मैंने लिखा क्या, कोणीय दूरी है। तो कोणीय दूरी का मतलब मित्रों ये है कि जैसे ये 0 डिग्री का कोण बना, अब यहां से एक मैंने पूरे ग्लोब पर एक सर्कल खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया, तो ये हो गया क्या, हमारा 0 डिग्री अक्षांश या लेटीट्यूड। फिर आप ऐसे ही बढ़िए ना, आप ऐसे बढ़िए, देखिए अब आगे मान लीजिए कि हम 20 डिग्री आगे बढ़ते हैं, तो 20 डिग्री का हम यहां से एंगल लिए, ये यही कोणीय दूरी हुई, और इसे लेकर के एक हम सर्कल पूरे ग्लोब पर बना दिए। ऐसे ही आप उल्टे दिशा में आइए, और उल्टे दिशा में भी आप 20 डिग्री का एक एंगल लीजिए और इसे एक सर्कल ग्लोब पे ड्रॉ कीजिए, तो यही अक्षांश है।
देख लीजिए ये अक्षांश हो गया। तो यही है कोणीय दूरी, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। तो देखिए ये लेने के बाद में हमने यहाँ से 20 डिग्री का एंगल लिया और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हम लोग खींचते हुए इसको ड्रॉ करते हैं ग्लोब पर, ठीक है, मैप पर अपने। तो ये हो गया पूरा टोटल हमारा। इस तरीके से ये पूरा बन जाता है क्या, हमारा अक्षांश। ठीक, अब इस तरीके से अगर अक्षांश हमारा बन गया तो फिर कुछ फिगर आपको क्या नजर आएगा वो मैं बनाता हूं, एक्चुअल फिगर। अब तो समझ गए हम। अब देखिए, देखिए ये हमारा क्या है, ग्लोब है। तो अगर मैं कहूंगा ये केंद्र है, अगर ये, तो देखिए यहां से ये केंद्र है अगर यहां पर, तो यहां से बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, ठीक है। ये है 0 डिग्री, क्योंकि यहां से केंद्र से 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। उसके बाद फिर हम चले, अगर अगर हम आगे देखें, ठीक, तो जैसे ही आप ऊपर चलेंगे इससे, और देखिए ये सबसे लास्ट में यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ से जब चलेंगे आपको यहाँ से बहुत सारे आपको यहाँ पे अक्षांश मिल सकते हैं, ठीक है। एक ये, एक ये, ऐसे, 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 देखते चलिए ये अक्षांश। देखिए अब समझिए ये पूरा अक्षांश है, लेटा हुआ रेखा है ये, आराम करते हैं ये, लेटिट्यूड कहलाते हैं ये, अक्षांश कहलाते हैं, और लास्ट में जाकर के ये एक पॉइंट के रूप में समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हम नीचे भी चलेंगे, ये ऐसे खींचना है। देखिए मित्रों समझना है, इसको समझ में बैठा लेना है। आप लोग मेरे साथ साथ इसको समझिए, नोट डाउन भी कीजिए। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या किए, खींचते चले गए, और ये खींचते हुए फिर हम क्या आ गए, एक पॉइंट यहां आ गए। तो देखिए यहां से आपको कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? ये इस पूरे जितने भी मैंने रेखाओं को खींचा है पूरे ग्लोब पे, बताइए तो कि यहाँ पे सबसे बड़ा रेखा कौन सा नजर आ रहा है आपको? आपको निस्संदेह जो सबसे बड़ा रेखा नजर आ रहा होगा वो ये वाला नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये जिसे हम लोग 0 डिग्री लिखे हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये रेखा की लंबाई क्या हो रही है, घटती जा रही है, और एक पॉइंट पे आकर ये समाप्त हो रही है। तो देखिए जब 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसको कहते हैं उत्तर या नॉर्थ, और जब हम 0 डिग्री के नीचे आते हैं तो इसको कहते हैं दक्षिण, या इसे कहते हैं क्या, साउथ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया। और ऊपर की ओर जब हम जाते हैं ना 0 डिग्री से, तो ये सबसे ऊपर का पॉइंट जो होता है इसे 90 डिग्री कहते हैं, और इसे भी 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ, और ये हो गया क्या, 90 डिग्री उत्तर में है तो नॉर्थ, और इधर है तो साउथ। तो इसके आधार पे अब हम लोग एक, ये बात आप समझ गए। अब इसके आधार पे मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा, एक मैप ड्रॉ करूंगा। अब उसको आपको देखना है, ठीक है। देखिए जो पिक्चर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं उसे देखिए। थोड़ा मेरा सर्कल जो है ना वो बहुत गोला नहीं बन पाता है, इसीलिए आप लोग अपने कॉपी पे बहुत ही अच्छे से बनाइएगा सुंदर डायग्राम। ये ठीक है, काम चल जाएगा। तो बीचों बीच अगर मैं, तो बीचों बीच अगर मैं इसे ऐसे खींचूं तो ये 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैं जाऊं 23.5 डिग्री बनेगा, इसके ऊपर जाऊं तो 66.5 डिग्री बनेगा, और ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊंगा तो 23.5 डिग्री,
66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री से हम लोग ऊपर गए तो सब जगह आप नॉर्थ लगाइए, सीखिए चीजों को, नॉर्थ, और नीचे आइए तो साउथ लगाइए। अब इन सब चीजों का ज्योग्राफी में आगे मैं बहुत यूज करूंगा बृहद रूप से। तो ये हो गया पूरा टोटल क्या, हमारे पूरे एक ग्लोब पर बना हुआ अक्षांश। तो आप बोलेंगे कि भाई 90 ही अक्षांश है, तो फिर आप ऐसे कैसे बना दिए कि 0 से ऊपर 23.5 बना दिए अपने मर्जी से, फिर 66.5 बना दिए और फिर 90 बना दिया, बीच का कहाँ चला गया? तो मित्रों बीच का पूरा अक्षांश जो होता है, हमें सभी अक्षांशों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भूगोल में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके दौरान जिस अक्षांशों का सबसे अधिक प्रयोग होता है और जिस अक्षांशों के का सूर्य के मतलब कि ऊर्जा, लाइट्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हम उसे ही यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, भूगोल के अध्ययन के दौरान सारे अक्षांशों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये नहीं कि 1 2 3 4 से लेकर 90 और फिर 1 2 3 4 से लेकर 90 नीचे और ऊपर सब दिखाना, बिल्कुल नहीं, ऐसा पूरा नहीं दिखाना है। हम लोगों को कुछ ही अक्षांश दिखाना है, क्योंकि भूगोल जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव और उससे उत्पन्न होने वाली भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है, जैसे कि मौसम और में जो परिवर्तन होता है, जो जलवायु प्राप्त होते हैं, तो उसमें इन्हीं अक्षांशों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए मैं इन्हीं अक्षांशों को यहाँ पर दिखाया हूँ। ठीक है मित्रों, तो इसलिए अब देखिए 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसे ही कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, या इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा। मतलब कि पूरे भूमि को 2 भाग में बांट रहा है तो भूमध्य है। ठीक है, और विषुवत है मतलब कि विषु है, मतलब कि मैं इस सब चीजों का अर्थ आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप नोट कीजिए। ठीक, उसके बाद फिर हम जब चलते हैं ऊपर की ओर, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए 90 डिग्री को तो क्या कहते हैं? ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, 90 डिग्री को क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और इसी तरीके से 90 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद फिर हम जब 66.5 डिग्री नॉर्थ में आते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम? आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। और इसी तरीके से 66.5 डिग्री साउथ में चलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, या इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं कर्क रेखा, या इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर इसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, या इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये पूरे जो हो गए हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश और उसके नाम हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर के जो भी क्रियाशीलता है या फिर जो उसके अंदर का जो भी प्रभाव है, मतलब कि कौन सा उष्ण क्षेत्र है, कौन सा उपोष्ण क्षेत्र है, कौन सा शीतोष्ण क्षेत्र है, कौन सा शीत क्षेत्र है, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, बस केवल मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट और लिखना चाहता हूं। अभी आप लोग इसको, इस पे ही आप लोग को फोकस करना है। इसको इतना फोकस करना है कि ये याद हो जाना चाहिए, ये सारा याद हो जाना चाहिए आप लोगों को कंठाग्र, क्योंकि भूगोल का बेस यहीं से बन रहा है आप लोगों का।
अगर आज आप लोग इसको ठीक से याद नहीं करेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तो बाद में जाकर के आप ये बहुत समस्याएं उत्पन्न करेगा। क्योंकि जब जलवायु विज्ञान में जब पढ़ाऊंगा तो मैं फ्रिक्वेंटली इन सब चीजों का यूज करूंगा, बिल्कुल बिना बोले हुए, तो उस समय आपको दिक्कत होगा। तो आप लोग अब अक्षांश के विषय में कुछ पॉइंट्स को यहाँ नोट कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको लिख के और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा। अक्षांश, अब लिखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अक्षांश के बारे में। जैसे पॉइंट 1, काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा है। कि जितना भी ये सब बात कर रहे हैं एक्चुअल कुछ नहीं हो रहा है, ये सब काल्पनिक रेखा है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है। दूसरा नंबर, यह पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, खींची जाती है। तीसरा नंबर, यह एक कोणीय दूरी है, यह एक कोणीय दूरी है, ठीक है। चौथा पॉइंट, यह एक कोणीय दूरी है। इसके बाद फिर चौथा पॉइंट क्या है ये, तो ये एक पूरे वृत्त के रूप में होती है, पूरे वृत्त के रूप में, ठीक है, ये सर्कुलर होती है। मैंने कहा ना कि जैसे ये अगर एक वृत्त है तो इसके ऊपर ये पूरी वृत्त होगी, पूरे वृत्त के रूप में घूमती है, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना इसको आर्कटिक सर्किल, और फिर क्या कहते हैं इसको, इक्वेटर, ठीक है, या इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। ठीक, ये क्या होती है, पूरे ग्लोब पर या पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर ये खींची जाती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर पूरे ग्लोब पर खींची जाती है। तो ये कैसी होती है, वृत्तीय होती है, वृत्तीय होती है, वृत्तीय होती है, ठीक है। आगे चले हम लोग। मेरे पास जगह कम हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए मुझे मिटाना पड़ता है बार बार, ठीक है। आगे चलिए, फिर क्या है, 4 के बाद 5th नंबर, इनकी संख्या, मतलब इनकी कितनी संख्या होती है, जरा देख लीजिए। इनकी संख्या, आप यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए। इनकी संख्या होती है कितनी, देखिए मैंने बताया था कि ये एक वृत्त है, इससे ऊपर जाएंगे तो कितने 90 तक, और नीचे आएंगे तो भी 90 तक, ये मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इनकी संख्या कितनी है, 90 प्लस 90 प्लस एक, देखिए ये विषुवत वृत्त जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो सबसे बड़ा वृत्त है, ठीक है, 0 डिग्री, ये भी एक जुड़ जाएगा, मतलब 181। ये न जाने हजारों बार किसी ने किसी परीक्षा में तो दिखाई दिया ही होगा, तो 181, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग आप लोग को ये भी बोलेंगे कि क्या 90 डिग्री एक वृत्त है, ये तो एक पॉइंट में है, ठीक है, पॉइंट में है, लेकिन दोस्तों इसको माना जाता है यही एक स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है, आप लोग को इसको याद रखना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे एक वृत्त के रूप में या अक्षांश के रूप में न मान करके इसे एक पॉइंट या एक बिंदु के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कुछ लोग कि 181 में से 2 घटा देते हैं, ठीक है, तो ये बच जाता है कितना, 178, ठीक है, 179, क्योंकि ये दोनों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को हटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, 2 घट जाता है टोटल से 179। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, अगर ऐसा है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको तो बिल्कुल याद रखिए, इसको कभी नहीं भूलना है। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया कि यदि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को अगर एक पॉइंट के रूप में किया जाएगा तो उसको आप टोटल में से 2 घटा दीजिए, तो 179 आपका निकल के चला आएगा। तो ये बात हो गया।
फिर 6 नंबर में आए तो देखिए जब ये उत्तर की ओर हैं और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो इनकी दूरी घटती जाती है। देखिए मित्रों, आपको दिखाई दे रहा है ना, घटता जा रहा है, एक पॉइंट के रूप में बदल जा रहा है। तो विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण जाने पर क्या है, इनकी लंबाई घटती है। इनकी लंबाई क्या होती है, घटती है। ठीक है, अगला पॉइंट 7 नंबर, ये समानांतर रेखा है। देखिए एक दूसरे के समानांतर है, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए तो समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर होते हैं ना, देखिए तो समानांतर है एक दूसरे के, ऐसे ही खींचा जाता है। ये देखिए तो एक दूसरे के समानांतर है, तो लिख दो एक दूसरे के समानांतर होती है। एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती हैं। एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये भी पॉइंट आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक दो पॉइंट और देख लीजिए। 7 हो गया, 8 हो गए। फिर क्या है कि जो अक्षांश और देशांतर तो मैंने पढ़ाया नहीं, लिख देता हूं मैं। अक्षांश एवं देशांतर, मतलब कि अक्षांश की बताइए कि अक्षांश और देशांतर हमेशा एक दूसरे समकोण काटती है। समकोण पर काटती है। आप देख लीजिएगा, मैंने जब एक ड्रॉ किया था, एक ग्रिड नुमा संरचना, ये तो मैंने बताया था कि ये एक दूसरे को समकोण पे काटती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ अक्षांश की विशेषताओं को देखा है। तो आज हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को देखते हुए और अक्षांश के महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस रूप में अक्षांश लगभग हम लोगों ने देखा है। अब देशांतर देखना है, वो मैं अगले क्लास में आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा, और साथ ही साथ मैं अक्षांश और देशांतर दोनों का तुलना भी करूंगा, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसकी संकल्पना को हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जो ग्रीनविच से गुजरती है, उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि भारत में जो 82.5 डिग्री जो एक देशांतर रेखा है, ठीक, जो हमारा मानक समय निर्धारित करता है, उसके विषय में डिटेल में हम लोग देखेंगे कल। और साथ ही साथ ना समय कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप लोगों का एक सबसे बड़ा मतलब कि ऐसा है कि दिमाग के अंदर का एक उपज है कि भाई समय कैसे काउंट किया जाएगा। तो समय काउंट करना भी मैं डिटेल में अब बहुत सारे न्यूमेरिकल सवालों के साथ में आऊंगा मैं कल। फिर से इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो आज आप लोग इसे बार बार देखिए, बार बार नोट कीजिए और इसे समझिए, और जो भी चीज कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मित्रों सेंड कीजिएगा। तो मैं उसे देख करके और अपने पढ़ाने के तरीका में सुधार करूंगा, और उस तरीके के कंटेंट को ज्यादा शामिल करूंगा जो आप लोगों को आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक यही है कि आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, जो भी आप लोगों को समस्या है। ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे। तो हमारे चैनल एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोग बने रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम से और कितने लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, और आप लोग अपने जानने पहचानने वाले जो भी परिवारजन के लोग हैं वहां तक इसको पहुंचाइए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल सके। ठीक है, और आप लोग के लिए फिर अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग उपलब्ध करा पाए। थैंक यू वेरी मच।